सो हेलो टू ऑल, ये बेसिकली जामिया 2017 इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का पेपर है एमटेक एंट्रेंस के लिए। इसमें टोटल 85 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है एंड नेगेटिव मार्किंग है 1/4 विच विल बी इक्वल टू 0.25 एंड 2 आवर्स का पेपर है बेसिकली। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नहीं ले जा सकते हैं। सो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो कैंडिडेट के लिए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, इनमें से एक आंसर होगा। So first question is about the series in which we have to find the next missing segment. So the question which is having a series of K U Z M O X O I V Q E T नेक्स्ट सीरीज पूछा है। तो हम पहले लिख लेते हैं ये क्या सीरीज है, फिर हम देखेंगे। तो पहला टर्म सबसे पहले देखना है सीरीज में क्या बन रहा है। सिमिलैरिटीज हमें बेसिकली निकालनी पड़ती है सीरीज में। तो KMOQ ये बेसिकली हर एक +2 का डिफरेंस है इनमें, और जो लास्ट टर्म है उसमें -2 का डिफरेंस है। तो पहला ना +2 का डिफरेंस है, तो Q का ना +2 करेंगे तो S बनेगा पहला टर्म। ये सारे ऑप्शन में S है। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं। Z में -2 मतलब हर एक -2 का डिफरेंस है। T में -2 का डिफरेंस होने के बाद R बचेगा, तो S R ये भी सब सारे ऑप्शन में। फिर अगर थोड़ा ध्यान लगा जाए, जो मिडिल टर्म है वो बेसिकली वॉवल्स हैं, जैसे U O I E ये सारे कवर होंगे। तो एक वॉवल बचा है, वो है SAR, ओनली वॉवल। तो SAR आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सिमिलैरिटीज। जैसे पूछा केयरफुल इज टू कॉशन, केयरफुल अगर कॉशन है तो बूस्टफुल क्या होगा। तो केयरफुल और कॉशन सिनोनिम्स हैं, तो बूस्टफुल करना सिनोनिम क्या हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है। तो ऑप्शन सी आंसर है। ओके। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी ऐसी है कि आर्टिस्ट टू पेंटिंग है, तो सीनेटर क्या होता है। तो आर्टिस्ट का काम क्या होता है, पेंटिंग बनाना, और सीनेटर क्या बनाता है, लॉ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली स्टेटमेंट एंड अजम्पशन बेस्ड है, और इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा है शालिनी मेड एन एप्लीकेशन टू द बैंक फॉर अ लोन ऑफ 1.8 lakhs basically by mortgaging a house to the bank and promised to repay it within 5 years. Assumption क्या मान जा रहे हैं कि the bank has a practice of granting loan of rupees 1 lakh above, okay, and the bank accept houses as collateral security against such law. तो देखा जाए इसका लोन था 1.8 lakhs का, और उसका ना तो बैंक क्या, हम एजम्पशन मान सकते हैं कि 1 लाख से अबव रहेगा जो है ना लोन, वो ग्रांट करती है बैंक। हाँ ठीक है, पहला एजम्पशन है इम्प्लिसिट करता है। और सेकंड एजम्पशन है द बैंक एक्सेप्ट हाउस एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो इसमें लिखा भी है शालिनी ने बैंक को अपना हाउस है ना मतलब मोर्टाज पे दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एजम्पशन इम्प्लिसिट। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर बेसिकली वेन डायग्राम का है, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है जो वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल फिशेज आर कैट। तो जो कैट में सारे फिशेज हैं ना मतलब क्या कैट में है, तो ये पहला वेन डायग्राम बन गया। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ऑल कार्स आर वेजिटेबल, तो वेजिटेबल के अंदर कैट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम वेजिटेबल्स आर कैट। तो सम वेजिटेबल आर कैट, कार्स सॉरी, ये हो रहा है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। और सम वेजिटेबल्स आर फिशेस, कुछ वेजिटेबल फिशेस भी हैं, तो सेकंड भी हो रहा है। तो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉलो करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके। सिक्स क्वेश्चन भी वेन डायग्राम ही का है, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल वीवर्स आर हार्ड वर्किंग। तो हमने पहला वेन डायग्राम बना दिया, वीवर्स क्या है, सारे हार्ड वर्किंग है, तो ये पहला बन गया। और कह रहा है नो हार्ड वर्किंग मीन्स आर फुलिश, तो फुलिश नहीं है कोई हार्ड वर्किंग, तो ये अलग है ना मतलब सर्कल बनेगा वेन डायग्राम का। तो कंक्लूजन क्या हो रहा है, नो वीवर्स आर फुलिश, हो सकता है क्योंकि सारे वीवर्स क्या है, हार्ड वर्किंग। तो पहला स्टेटमेंट तो हो रहा है, और सम फुलिश आर वीवर ये तो नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन ही मतलब फर्स्ट कंक्लूजन ही फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस है, जिसमें वेन डायग्राम की हेल्प से हम बना सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम टॉयज आर टेबल्स। तो हमने सिमिलरिटीज वेन डायग्राम बना के टॉयज और टेबल में सिमिलरिटीज है, सम है थोड़े थोड़े, तो ये बन गया। और कह रहा है नो टेबल्स इज ब्लैक। तो नो टेबल ब्लैक क्या हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। अगर ब्लैक होगा तो वो टॉय के साथ होगा, ठीक है।
ब्लैक होगा तो टॉय के साथ होगा, टेबल नहीं होगा, इस पहले कंक्लूजन के हिसाब से। अगर सेकंड कंक्लूजन देखा जाए तो नॉट ना ब्लैक होगा, तो ब्लैक हटा दो और टेबल और टॉय में ही सिर्फ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं कंक्लूजन के हिसाब से? सम टॉयज आर ब्लैक, सम टॉयज आर ब्लैक हो सकते हैं, इस मतलब है ना, इस हिसाब से पहले वाले है ना, मतलब अगर हमने कंक्लूजन माना स्टेटमेंट के हिसाब से। और सम टॉयज आर नॉट ब्लैक, ये भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है, या तो अगर ब्लैक होगा तो है ना, कहते हैं नॉट ब्लैक नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इन दोनों में से एक ऑप्शन ही सही हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इफ ईदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली सीरीज में मिसिंग टर्म्स का, जिसमें हमें सीरीज दे रखी है 4 7 3 6 2 5। तो हम देखें तो हमें ध्यान देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अगर सिमिलैरिटीज़ कुछ निकालनी है, हमें पता करना है क्या नेक्स्ट सीरीज होगी, तो पहला अगर हम टर्म देखेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं 3। अगर ऐड करेंगे पहले वाले टर्म में 3 तो क्या हो जाएगा 7। और अगले जो टर्म में अगर माइनस कर देंगे हम लोग 4, तो ऑप्शन वो अगला आ जाएगा टर्म वो हो 3। तो ऐसे ही होगा ये वाले में भी टर्म में। अब 5 का अगला टर्म में क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो माइनस, सॉरी, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 ऑप्शन किसमें है, बी में, तो ये सही। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 भी सीरीज का है, जिसमें हमें पूछा गया नेक्स्ट टर्म 1 5 8 10 और 11 का नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 1 5 में 4 का, 5 8 में 3 का, 8 और 10 में 2 का, और 10 11 में 1 का। तो 4 3 2 1, तो 11 का अगला टर्म क्या होगा, 1 0 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 11 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बोला गया है अ बैग कंटेन्स 2 रेड 3 ग्रीन एंड ब्लू 2 ब्लू balls and 2 balls are drawn at randomly, so the probability that none of the ball draws is true is a blue। so हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 2 + 3 + 2 = 7। हमें सैम्पल स्पेस हम मान लेते हैं S = सैम्पल स्पेस, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्राइंग 2 balls आउट ऑफ 7 क्या होगा, एन एस क्या हो सकता है, ये आपका 7C2 विच विल बी इक्वल टू 21। और अगर हम ई मानेंगे इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 balls, तो नन इज ब्लू, तो बेसिकली क्या हो सकता है 5C2 विच विल बी इक्वल टू 10। तो प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू क्या हो सकता है, NE/NS = 10/21। तो ऑप्शन नंबर बी। 11 क्वेश्चन नंबर है, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि a shopkeeper has given 2 successive discount. The first one is about 50% and the second of 40 in the purchase of good. Together equivalent single discount पूछा है। तो लेट हम प्राइस मान लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट का x, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्काउंट इसमें 50% का, तो फर्स्ट डिस्काउंट 50% होने के बाद हमें ये मिला 0.5x पे, ठीक है। और उस पर फिर हमें 40% का डिस्काउंट है, तो फाइनल हमें क्या 0.3x का है ना, मतलब मिला है हमें ये प्रोडक्ट विच इज़ द फाइनल प्राइस। सो डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल जो x था माइनस का जो फाइनल प्रोडक्ट हमने ना परचेज करा उसका प्राइस कितना होगा, तो इज इक्वल टू होगा 0.7x विच विल इक्वल टू 70%। सो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। सो द रेशियो ऑफ डायमीटर इज टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया हमें पहले निकाल लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू πr²h/2πrh। इससे हम अपना रेडियस पता कर सकते हैं। तो रेडियस हमारी 7 मीटर आ गई है, और हम जानते हैं कर्व सरफेस एरिया 2πrh = 264। इसकी हेल्प से हम लोग हाइट पता कर सकते हैं, 6 मीटर आ गई। और रेशियो पूछा है डायमीटर इज टू हाइट का, तो डायमीटर क्या होगा 2r/h विच विल इक्वल टू 14/6। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रेशियो। So the question tells about that the ratio of the number of boys is to girl in a college is 7:8, and if the percentage increase in the number of boys and girls is to be equal to 20% and 10% respectively, then what will be the new ratio? So initially ratio क्या है boys is to girls का 7:8, and final after the increment of 20% in boys numbers and 10% in girls number, the ratio will be equal to 7 into 1.2 विच विल इक्वल टू 120, मतलब 20% का इंक्रीज हुआ। और गर्ल्स में कितना है
1% का, वो 10% का इंक्रीज हुआ है, तो ये इक्वल टू होगा क्या, 8.4 अपॉन 8.8, विच विल बी सिंप्लीफाइड, देन द रेशियो विल बी इक्वल टू 21 अपॉन 22. सो ऑप्शन नंबर सी सही. So 14 question number is also about how many time works hour निकालना होता है इसमें. तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, in a regular week there are 5 working days for each days and working hours are 8. So a man gets rupees 2.4 per hour for regular work and rupees 3.2 per hour for overtime. So if he earns rupees 432 in 4 weeks, then how many hours does he has work? So हम लोग सपोज कर सकते हैं, सपोज अ मैन वर्क्स ओवर टाइम फॉर x hours, okay, and now working hour is of 4 weeks, so 5 into 8 into 4 is equal to 160. So therefore 160 into 2.40 plus का x into ना 3.2 which is over time which will be equal to 432 जो फाइनल है ना अर्न इसने करा है. तो इससे हम बेसिकली x पता कर सकते हैं, x क्या होगा, तो टोटल वर्क आवर क्या हो सकता है, टोटल वर्क आवर होगा 160 उसने करा है प्लस का x विच विल बी इक्वल टू 175. सो ऑप्शन नंबर बी इस है. ये बेसिकली 15 क्वेश्चन, ये हाइट बेसिकली ये आप कहना कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पूछा है, तो ये आप tan थीटा से बेसिकली निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू 4/3 अपॉन 4 अपॉन रूट 3 विच विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, और 1 अपॉन रूट 3 थीटा क्या होगा फिर 30. सो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें. ना एप्टीट्यूड पार्ट में कवर हो चुका है, अब इन्वायरमेंटल रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल लेवल रिफर्स टू द ऑर्गेनिजम्स पोजीशन इन द फूड चेन. सो विच ऑर्गेनिज्म इज प्लेस एट द बेस ऑफ द फूड चेन. सो बेस ऑफ द फूड चेन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बेस में, उसके ऊपर हर्बीवोरस रहते हैं, उसमें उसके ऊपर होता है प्राइमरी कार्निवोरस और फिर सेकेंडरी कार्निवोरस. तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है बेस के बारे में, बेस क्या होगा, तो ऑटोट्रॉफ्स. ऑप्शन नंबर सी सही होगा. So 17 question है, identify the incorrect statement for the following. So in the flow of energy and inorganic nutrients through the ecosystem, तो इसमें wrong कौन सा statement हो सकता है, the ultimate source of energy is sun, हाँ हो सकता है. The ultimate fate of energy in ecosystem is for it to be used lost as a seed, ठीक है. The energy and nutrient are passed from organism to organism through the food chain, हाँ ये होता है. 10% लॉ जिसे कहते हैं. फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है द एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड. ये बेसिकली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल होते हैं लेकिन एनर्जी रिसाइकल नहीं हो सकती, तो हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा. 18 क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड है, जिसमें बोल रहा है अ जोन ऑफ वेजिटेशन स्प्रेडिंग और सेपरेटिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज इज कॉल्ड इकोटोन. ऑप्शन नंबर 1 इकोटोन. 19 question है, a phenomena of increasing variety and intensity of plants at common junction is called edge effect, कहते हैं उसे. ऑप्शन नंबर बी edge effect. ये 20 क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैंने खुद सर्च करके बता दिया, ऑप्शन कमेंट में बता दिया कौन सा सही होगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना डिस्कस करते हैं. इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम द टेम्परेचर फॉरेस्ट आर इन द रीजन ऑफ डी ऑप्शन द क्लाइमेट चेंज फ्रिक्वेंटली बट ओनली इन द विंटर सेशन. ओके. ये 22 क्वेश्चन नंबर, द टेंडेंसी ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेजिस्ट चेंज एंड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज नोन एज होम्योस्टैटिक. ऑप्शन नंबर सी. ये क्वेश्चन नहीं आता मुझे. 23 क्वेश्चन नंबर. 24 नंबर पे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन टेक प्लेस इन द सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ अ सिक्वेंशियल स्टेप. द स्टेप इन्वॉल्व आर द फॉलोइंग. ये स्टेप दे रखे हैं, तो ये बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस पूछा है. ये मैंने शॉर्टकट निकाला है, NICRS कहते हैं इसे. NICRS के हिसाब से क्या होना चाहिए, सबसे पहले न्यूडेशन होना चाहिए, फिर इन्वेजन होना चाहिए, फिर आपका कंपटीशन एंड कोटेशन होना चाहिए, उसके बाद आपका रिएक्शन और लास्ट में स्टेबलाइजेशन. तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है इस सीरीज के हिसाब से. 25th क्वेश्चन नंबर है, इन टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ सरफेस द लार्जेस्ट इकोलॉजिकल यूनिट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज ए. ऑप्शन नंबर ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस इज नोन एज एल्बिडो एंड द एनुअल ग्लोबल मीन वैल्यू ऑफ एल्बिडो इज इक्वल टू 30%
जो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बेसिकली 30% रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, 70% हमारे एटमोसफेयर और सरफेस से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। द ऑल्टरनेटिव ऑफ CFCs आर, HFCs होते हैं या तो HFCs होते हैं बेसिकली। तो HFCs तो सारे ऑप्शन में है, तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि हम इनकरेक्ट बताना है। 28 क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं आता इसका आंसर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑन डिस्कवरी ऑफ ओजोन होल ऑन अंटार्कटिक हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन द ईयर ऑफ 1985 में बेसिकली डिस्कवर्ड हुआ था बाय द रिसर्चर्स ऑफ ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे, जिन्होंने बताया था कि ओजोन होल हो रहा है अंटार्कटिक ओशन में, अंटार्कटिका में। 30 क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक रेडिएशन विंडो पूछा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन में जो पाया जाता है, ये बेसिकली 8 से 14 माइक्रोमीटर में होता है। तो 8 to 14 में ना मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि ये भी हो सकता है या तो ए में। तो आप ये देख लीजिए इनमें से कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माजाइन इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजाइन सल्फेट एंड हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर डिटरमाइनिंग द कलर ऑफ वेस्ट वाटर विच केमिकल कंपाउंड इज यूज टू प्रोवाइड अ प्रॉपर टिंट। प्रॉपर टिंट के लिए हमें या तो प्लैटिनम या कोबाल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लैटिनम इसमें है, कोबाल्ट इसमें है। दोनों को वैसे ना इनमें दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों का तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ना होगा, नन ऑफ दीज। 33 क्वेश्चन नंबर नहीं आता मुझे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। द 34 क्वेश्चन नंबर, द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द IS कोड 10500 2012 इज 1 mg per liter, which is 1 mg per liter is equal to 1 ppm। एक्सेप्टेबल आपका 1 mg per liter होगा। अगर रिजेक्शन पूछता फ्लोराइड का तो 1.5 mg per liter। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन सिम्टम्स ऑफ मोस्ट डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय वाटर बॉर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर बेसिकली होते हैं। जैसे जो उसमें क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग आ सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, या नोजिया या ETC। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। 36 क्वेश्चन नंबर का आंसर मुझे नहीं पता है, और 37 का आंसर बेसिकली पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। द गैसेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर सच एज अमोनिया एनकाउंटर्स मोर रेजिस्टेंस इन द पासिंग थ्रू द गैस फिल्म एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी गैस फील्ड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी। In a tube or plate settler, the plates or tube are usually set at an angle between 45 to 60 के बीच में होता है। ये बेसिकली ज़्यादा अच्छे फ्लो के लिए, क्योंकि सरफेस एरिया से बढ़ जाता है इस एंगल में इंक्लाइन करके रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कोगुलेशन एंड फ्लक्चुएशन प्रोसेस और थॉरो मिक्सिंग एन एसेंशियल डिज़ाइन पैरामीटर फॉर रैपिड मिक्स यूनिट। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, टाइम और वेलोसिटी ग्रेडियंट आना चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एरोबिक डाइजेशन के लिए BOD रेशियो पूछा है, BOD/N/P रेशियो पूछा है, तो इसका आंसर होता है 100:5:1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर है आपका कि इन एनारोबिक ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर टू गैसियस प्रोडक्ट इज थॉट टू अकर इन 4 स्टेप्स। तो ये स्टेप्स दे रखे हैं, इनमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो मैंने बताया था शॉर्टकट क्या है, हैम। तो सबसे पहले होगा हाइड्रोलिसिस, फिर क्या होगा एसिडोजेनेसिस, फिर एसिटोजेनेसिस, फिर होगा आपका मेथाजेनेसिस। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही। ठीक है, 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेन सीवर लाइन अ ड्रॉप मैनहोल इज प्रोवाइडेड व्हेन ब्रांच सीवर इज लाइंग 0.5 मीटर to 6 मीटर above the mean सीवर लाइन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन नंबर है द सीवेज पंपिंग स्टेशन आर नॉर्मली डिजाइन फॉर द डिजाइन पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स के लिए। बेसिकली आपका सीवेज पंपिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, और 15 to अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कितने टाइम के लिए होता है, तो वो 15 से 20 साल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट suitable सेक्शन फॉर अ सीवर इन अ सेपरेट सीवेज सिस्टम इज
बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्कुलर यूज करते हैं सेपरेट के लिए, और अगर कंबाइंड क्वेश्चन होता तो न्यू एग होता ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज इक्वल टू, क्या होता है, स्लाइटली मोर देन 1 होता है जनरली, विच इट लाइज बिटवीन 1.2 टू 1.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब फॉर अ रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल। सो बेसिकली क्या होता है, सीवेज हम लोग मतलब है ना गटर ये सब में, ये सब या ओशन में अपना है ना वेस्ट खाना सारा डिकम्पोज कर रहे, तो उसमें मिनिमम ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसलिए क्योंकि क्या है एक्वेटिक लाइफ को जीने के लिए। तो बी ऑप्शन होगा 4 mg/L। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रिड चेम्बर हैविंग हायर डिटेंशन पीरियड इज नोन एज डिट्रेस टैंक कहते हैं उसे, जिसमें बेसिकली स्लो फ्लो वेलोसिटी होती है और लॉन्गर डिटेंशन पीरियड होता है। नेक्स्ट है द इन in conventional activated sludge process the oxygen demand is highest near the inlet of the aeration tank। बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड हाईएस्ट नियर द इनलेट ऑफ द टैंक एंड डिक्रीजेज एज द मिक्सचर फ्लोज थ्रू द टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर सिस्टम। इसमें एक शॉर्टकट है FRSDI, जिसमें सबसे पहले होगा आपका फिल होगा, फिर रिएक्ट करेगा आपका, फिर सेटल करेगा, फिर ड्रॉ और फिर इडल करेगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 4 3 5 1 सीक्वेंस। In trickling filter, the degree of biomass slogging depends on organic loading. Option number C. Next question पूछ रहा है the sludge retention time theta c जिसे कहते हैं is defined as the ratio of, so basically SRT is the ratio of mass of biological solids in the system to that the escaping from the reactors। ये 52 क्वेश्चन नंबर नहीं आता मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि टर्शरी बेसिकली मैच्योरेशन लो रेट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ सेकेंडरी एफ्लुएंट पॉलिशिंग एंड सीजनल नाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वार्म टेम्परेचर एंड सनशाइन प्रोवाइड एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इसका, फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। ये 55 क्वेश्चन नंबर नहीं आता इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं द फ्लोक्यूलेटिंग पार्टिकल्स आर दोज। सो बेसिकली फ्लोक्यूलेटिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल जो अपने टाइम के साथ अपना साइज, शेप और स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज करते हो चेंज टाइम के साथ, तो उसे कहते हैं फ्लोक्यूलेटिंग। और अगर डिस्क्रीट पार्टिकल पूछता है तो डिस्क्रीट पार्टिकल वो होते हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं अपने साइज, सेज और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा कि फ्लोक्यूलेटिंग पार्टिकल्स के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन द रिकार्बोनेशन प्रोसेस द इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स। ऑप्शन नंबर सी। 58 नहीं आता मुझे। ये 59 क्वेश्चन नंबर है द परसेंटेज ऑफ यूजेबल स्टॉक सैंड इज गिवन बाय द इक्वेशन। इसकी इक्वेशन है बेसिकली पी यूजेबल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट P60 माइनस P10। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ यूजेबल स्टॉक सैंड का ना फॉर्मूला है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं आता, 60 क्वेश्चन नंबर मुझे इसका आंसर नहीं मिला। सो बेसिकली 61 क्वेश्चन बोल रहा है अ वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 60 टाइम्स विद एरेशन हैड एन इनिशियल डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ 8.2 mg/L एंड आफ्टर 3 days the incubation at 27 degree Celsius the dissolved oxygen was 3.2। so the BOD of the waste water is, BOD पूछा है तो BOD का फॉर्मूला क्या होता है, BOD is equal to dilution factor into difference of dissolved oxygen which will be equal to initial minus final। so dilution factor हमें 60 दे रखा है, initial हमें dissolved oxygen है 8.2, final आपका 3.2, तो इन दोनों का डिफरेंस इनटू डाइल्यूशन फैक्टर विच बी इक्वल टू 60 into 5 विच विल बी इक्वल टू 300 mg/L। सो ऑप्शन नंबर ए। 62 क्वेश्चन नंबर है पॉलीन्यूक्लियर एटॉमिक हाइड्रोकार्बन इज कंसिडर्ड एज एयर पॉल्यूटेंट बिकॉज ऑफ। ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक।
ये 63 क्वेश्चन नंबर में मुझे डाउट है कि इन क्वेश्चन है इन द लीडेड पेट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल द लीड कैन बी यूज फॉर बेसिकली जो मुझे मिला है ये ऑप्शन नंबर ए मुझे आंसर मिला है टू रिड्यूस द स्मोक के लिए होता है, लेकिन आप है ना ये भी पता कर लेना कि एंटी नॉकिंग एजेंट होता ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर 24-hour एवरेज value of particulate matter having a particle size of 2.5 micrometer which is PM 2.5 for residential area। तो ये आपका आंसर होगा 60 यूजी पर लीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता अभी ये 2.5 के लिए पूछा है, अगर PM 10 के लिए पूछता तो आंसर आपका वन होता, मतलब 100 यूजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड टू गिव कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन विच बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ब्लड में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन नंबर द एटमोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट कब होता है? जब एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमोस्फेयर इज कंसिडर्ड टू बी अनस्टेबल। अनस्टेबल है ना एटमोस्फेयर कब होगा? जब ELR इज ग्रेटर देन ALR। अगर स्टेबल पूछता तो ELR अगर लेस देन ALR होता तो स्टेबल होता, लेकिन हमें पूछा है अनस्टेबल के लिए, तो ELR ग्रेटर देन ALR, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सुपर एडियाबेटिक कंडीशंस प्रिवेल बिलो द स्टैक and an inversion layer occurs at a short distance above the top of the stack, then the plume is said to be fumigating। ऑप्शन नंबर बी। ये 69 क्वेश्चन नंबर का आंसर नहीं मिला, ना ही 70 का, और 71 का भी नहीं मिला। 72 का बेसिकली पूछा है आपका द पर्टिकुलर कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ द ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर फॉर टर्बुलेंट फ्लो। ये बेसिकली फार्मूला होता है, अब याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इस तरह से। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि द ग्रेविटी सेटलिंग चेम्बर आर यूज टू रिमूव। ग्रेविटी बेसिकली आपका 50 माइक्रोमीटर से साइज जो ज़्यादा होंगे उन्हीं को रिमूव कर सकता है विद ग्रेटर एफिशिएंसी। 75th क्वेश्चन नंबर है द कंट्रोल ऑफ नॉक्स एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल कैन बी अकम्पलिश्ड बाय कैटालिटिक रिडक्शन। So basically what is happening that NOx emission can be reduced by making process changes or by installing air pollution control equipments or selective catalytic reduction। Next question है the calorific value of RDF pellets which will be depending upon the percentage of organic matter, additive and binding material used in the process is approximately equal to 4000 kilocalorie per kg। option number B। 77th क्वेश्चन नंबर है pyrolysis is the process of thermal decomposition of organic matter in an inert atmosphere or vacuum at a higher temperature of 1100 डिग्री सेल्सियस। ये मुझे नहीं मिला वैसे। 79 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान रेंजेस बिटवीन 0.3 to 0.6 kg per capita per day। ऑप्शन नंबर बी। 80 क्वेश्चन नंबर है an anaerobic digestion of municipal solid waste take place in mesophilic zone which is in the temperature difference of 20 to 45 degree Celsius। However, the desired optimum temperature ranges between option number 8 35 to 38 degree Celsius। Next question है if the statistical distribution of noise levels in terms of L10, L50 and L90 are given, the equivalent noise level of L equivalent can be estimated by the formula of L equivalent will be equal to L50 plus का L10 minus का L90 whole square upon 60। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सॉरी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is the noise of aircraft is described in the terms of perceived noise level PNL which will be equal to 3 units greater than the dB value for the noise। ऑप्शन नंबर सी। 83 क्वेश्चन नंबर नहीं मिला मुझे। 84 का आंसर मैं बता देता हूँ द साउंड प्रेशर लेवल ऑफ अ साउंड सोर्स
एट डबल द डिस्टेंस वुड बी रिड्यूस बाय 6 dB। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आपका मान लिया यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और ये आपका 100, सॉरी माउस की वजह से प्रॉब्लम, 100 है ना डेसिबल का भी साउंड कर रहा है, और आपकी डिस्टेंस है मान लिया 1 मीटर। 1 मीटर पे मतलब है ना ये साउंड लेवल आपको है ना 80 पहुंचा मान लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। तो अगले टू वो मतलब 1 मीटर पे, अगले 1 मीटर मतलब यहाँ पे है ना कितना होगा, तो यहाँ पे 6 से रिड्यूस हो जाएगा तो 74, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, टू ऑटोमोबाइल व्हिसल of 100 decibels each are blown at the same time, then the resultant SPL would be equal to। so basically अगर सेम रहेंगे SPL, अगर हम इक्विवेलेंट पता करना है तो अगर सेम रहेंगे तो +3 कर देना है। तो यहाँ पे है 100 है तो 100 + 100 है, सेम है तो +3 कर देना एक को सेलेक्ट करके, 100 103। अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 80 रहता दोनों तो 80 में +3 कर देते तो 83 रहता था। इस क्वेश्चन के हिसाब से 100 है दोनों तो 103 आंसर होगा। सो थैंक यू, ये बेसिकली 2017 का पेपर कवर्ड हो गया है, और नेक्स्ट कोई पेपर मिलेगा तो मैं डिस्कस करूँगा सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू।